So, hello everyone. This side Neeraj Singh Baisla, Ulf the coach, founder and director of the Coach Defense Academy, Delhi मुखर्जी नगर। तो इस वीडियो के अंदर हम सब लोग ऑल इंडिया रैंक 1 प्रवीण गुर्जर का एक इंटरव्यू लेकर आए जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो थक हार कर परेशान होकर बैठ चुके हैं कि यार ये पेपर काहे नहीं निकलता, और उन सभी स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं उनको कुछ पुश चाहिए, उनको कुछ पुश चाहिए, कुछ मोटिवेशन चाहिए उनके एग्जाम में। तो ये सब उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो प्यारे बच्चों, प्रवीण गुर्जर ऑल इंडिया रैंक 1 एयरफोर्स के अंदर जिसने अभी ये हासिल की है, इस बच्चे की जर्नी हमारे साथ कैसी रही, मैं ये सारी बातें आपके सामने लेकर आऊंगा। और अभी अभी हम सब लोग देख चुके हैं कि कुछ ना कुछ यूट्यूब पर थोड़ा सा गर्मा गर्म माहौल हो गया था, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा कि जब एक विद्यार्थी तैयारी करता है अपने एग्जाम की, तो उसके वेरियस स्टेज पर उसके वेरियस टीचर्स, वेरियस कोच और वेरियस पीपल आकर हेल्प करते हैं, जिससे वो एक दिन इतनी बड़ी ऊंचाइयां हासिल करता है। तो यही सेम केस प्रवीण के साथ रहा, यही सेम केस प्रवीण के साथ रहा। प्रवीण ने भी अपने वेरियस जब वो प्रॉब्लम्स में आया, उसके साथ कई सारे टीचर्स और कई सारे लोगों का योगदान था। ये किसी एक टीचर के कह देने से या कर देने से चीजें नहीं हुई हैं, सारे लोगों ने पूरी की पूरी जान के साथ प्रवीण के साथ काम किया और ये कीर्तिमान उन टीचरों ने और प्रवीण ने मिलकर साबित किया। तो सभी टीचरों को, जो लोग प्रवीण के साथ इन्वॉल्व थे या फिर जो सभी टीचर जी जान से अभी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उन सभी को बोलूंगा कि पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से हम इसी तरीके से काम करेंगे और आगे बहुत सारे नए रिजल्ट इस देश को देंगे। प्रवीण अपने आप में एक आत्मविश्वास और एक, मान के चलिए, उस एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड का उदाहरण है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव देखते देखते लड़के ने जब एग्जाम क्लियर करा तो एक हिस्ट्री बना दी कि जी इतने मार्क्स क्या आ सकते हैं। बात की जाए रिटर्न की, सेकंड फेज की, दोनों में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होकर सारे टीचरों ने प्रवीण का साथ दिया। मैं ऐसी किसी कंट्रोवर्सीज को कोई भी आघात या किसी तरीके से कुछ भी परेशान नहीं करना चाहता। मेरे सारे टीचरों के लिए रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उसको देखें और उससे सीखने को कुछ ना कुछ सीखें, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ यूज करें कि कैसे उसने फेलियर देखा जब अपनी लाइफ में, तो उसने क्या किया और क्या क्या सीखने को मिलेगा। टीचर्स, आप जिन जिन को फॉलो करते हैं, जैसे भी फॉलो करते हैं कीजिए, बहुत अच्छी बात है, बट अपने टीचर पर ट्रस्ट जरूर रखिए। जिनको टीचर्स को आप फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उन पर ट्रस्ट रखिए। वो और आप और वो सब लोग मिलकर अच्छे से अपना एग्जाम और आगे की लाइफ सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। मैंने इस इंटरव्यू के शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया ताकि मैं पहले ही ये सब एक्सप्लेन कर दूं कि इस वीडियो में मैं क्या करना चाह रहा हूं। इस वीडियो में प्रवीण स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चाह रहा है, इस वीडियो में प्रवीण की जर्नी आने वाली है, इस वीडियो में प्रवीण ने कैसे हमारे साथ तैयारी करी, ठीक है। और भी जो टीचर्स के साथ जो प्रवीण ने तैयारी करी है, काबिले तारीफ है उन टीचरों की जिन्होंने इस तरीके से प्रवीण को तैयार किया कि बहुत बेहतरीन तरीके से प्रवीण परफॉर्म कर पाया एग्जाम में। मैंने कुछ इसमें सिर्फ स्क्रीनशॉट इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि ये बच्चा बहुत परेशान है, क्योंकि थोड़ी सी कुछ कंडीशनल कुछ ऐसी चीजें हो गई थी यूट्यूब पर अभी जो परेशान हो गया था। लेकिन उन सब चीजों को हटाते हैं, हम सब लोग एक साथ रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं, सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ, जहां आपको अच्छा लगता है आप पढ़ें और पूरी शिद्दत से पूरी तैयारी करें। बच्चे को जरूरत है पॉजिटिविटी की, मोटिवेशन की, तो प्रवीण हम साथ हैं, आपके सारे के सारे टीचर्स। आप जाइए 10 तारीख को, जैसा मैंने वादा किया था आपसे कि 10 तारीख को हम सारे के सारे आपके साथ कुछ ना कुछ एक चीजें यहां से शेयर करेंगे अपने अपने चैनल के माध्यम से, और वही हम लोग 10 तारीख के इंतजार में आपके साथ करेंगे। और बिल्कुल प्रवीण भी चैनल पे 10 तारीख को एक बार लाइव आएंगे। वो बेलगांव जाने से पहले आपको कुछ ना कुछ एड्रेस देना चाहेंगे, कुछ ना कुछ एड्रेस करना चाहेंगे। तो ये सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ फालतू की कुछ बातें ना निकल कर आए, क्योंकि मैं उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहूंगा कि जिस तरह की लोग गलत गलत बोलते हैं, ये करते हैं। तो देखिए, ये प्रवीण और हमारा सफर जो शुरू हुआ है, पढ़ने का कब से शुरू हुआ है मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि जब हम पुराने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे तो प्रवीण गुर्जर नाम ऑलरेडी पॉपुलर था, लड़का मॉक्स में टॉप स्कोरर था। हमारी सारी यूट्यूब की मैराथन हो, चाहे 12-12 घंटे की 3 मैराथन जो ले चुके थे, उन सब में था, और भी सब जगह इन्वॉल्व था। तो 6 सितंबर 2020 को हमारा एनडीए का परीक्षा होती है, तो बच्चे का मैसेज आता है, गजब का रहा पेपर, आपके आशीर्वाद से गुरुजी, यू आर रियली ग्रेट। तो मैं यार थोड़ा सा
फोन कॉन्शियस हूं, मैं फोन पर सडन रिप्लाई नहीं कर पाता, और आप लोगों ने देखा भी होगा कई सारे स्टूडेंट अप्रोच करते हैं, फोन करते हैं, मैं नहीं उठा पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या तरीका है सर आपका, फोन नहीं उठा रहे, क्या तरीका है। फोन मैं अगर पूरे दिन यही यूज करता रहूंगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों की पढ़ाई है जो उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूं। आपको भी तैयार करना है, 12th वाले बच्चों को भी तैयार करना है, जहां जहां भी टेक्निकल मैथ की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे तैयार करना है, और डिफेंस में तो पूरी जी जान के साथ एक पूरी टीम काम कर रही है, उस पर भी काम करना है। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें कहीं ना कहीं पीछे हूं फोन्स को रिप्लाई वगैरह करने में, तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। एनडीए का पेपर 6 सितंबर था, तो 17 सितंबर को उसने अपनी आंसर की वगैरह लगाए होंगे। तो मेरे एनडीए में सर 225 मार्क्स बन रहे हैं, टोटल 540। तो देखिए कितना अच्छा स्कोर किया था उसने कि टोटल 540 और एनडीए में 225 मार्क्स। और एनडीए की नोटिफिकेशन भी आप लोग देख रहे हैं कि आज आ चुकी है। एसएसबी के लिए कैसे प्रिपेयर करें, प्लीज गाइड मी। नहीं बात कर पाया सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स ऑल्सो, व्हाट शुड बी राइट स्ट्रेटेजी, नहीं बता पाया। तो उसके लिए प्रवीण से सॉरी प्रवीण, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं आपको प्रॉपर। 9 अक्टूबर 2020 को, और ऐसे कई सारे प्रवीण को बोल रहा हूं मैं, ऐसे कई सारे प्रवीण को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। 9 अक्टूबर 2020 को बच्चे ने रिजल्ट भेजा, उसके लिए भी कोई रिप्लाई नहीं निकल कर आया। हाँ, रिजल्ट के बाद मैंने एक शाबाश लिखा, और उसकी भी शायद मेरे से स्पेलिंग जल्दी जल्दी में गलत हो गई थी, तो शाबाश शाबा कर दिया मैंने अमिताभ बच्चन वाला। फिर शाबाश लिख के थोड़ा सा 4-5 आग लगा दी कि बच्चा मोटिवेटेड रहे। मुझे ये भी नहीं पता था ये प्रवीण गुजर है यहाँ क्या है किस तरीके से, क्योंकि कहानी चली रही थी। 6 नवंबर 2020 को बच्चे का एयरफोर्स का एग्जाम हुआ, जिसमें उसने अपने 2 क्वेश्चन भेजे कि सर मेरे में इसका स्लोप और इसकी इंटीग्रेशन आई थी, कोई रिप्लाई नहीं। 10 नवंबर 2020 को न्यू कोर्स फॉर नेवी ऑफ अपकमिंग वैकेंसी कब आ रहा है आपकी टीम का। तो हमारी टीम के बारे में पूछ रहे थे कि नया बैच कब आ रहा है। जैसा कि जहां पढ़ाते थे पहले तो वो ऑलरेडी वहां पर ऐप पर शो हो जाता था, तो मैं नहीं देखा, यहाँ रिप्लाई नहीं कर पाया। और डेली के 400-500 मैसेजेस नीचे चले जाते हैं, तो उसके लिए तो मैं क्या ही करूं यार। सर मुझे भी जीडीएन साइको की तैयारी करनी है, फीस भी बताना। इसके लिए हमने एक अलग से नंबर फेसबुक पर शेयर करे थे, क्योंकि हमने जीडी और साइक की तैयारी दिल्ली में जो हालात थे, हमने मेगा पुनिया विंग कमांडर जो एयरफोर्स में रह चुकी हैं उनके साथ ऑनलाइन करे थे, है ना, क्योंकि दिल्ली में ऑफलाइन की स्थिति नहीं थी, क्योंकि हम भी ऑफलाइन तैयारी कराते, लेकिन नहीं करा पाए। तो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर नंबर दिया था, 9599 वाला जो हमारा नंबर था, उस पर दिया था। तो मे बी यहां पर मैंने ध्यान से देखा नहीं, और शायद उन्होंने वहां पर रिप्लाई नहीं किया। फिर 13 नवंबर को सर आया, तो देखो मैं मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है कि यार बच्चा मैसेज करे जाता था और मैं कोई रिप्लाई नहीं कर पाता था। फिर भी मैंने टीम का नंबर दे रखा था, कहीं ना कहीं वहां से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया बच्चे के साथ। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, ये सबसे विस्फोट वाला दिन था 28 नवंबर 2020। हेलो सर, मैं प्रवीण, गुड आफ्टरनून, ये मेरा रिजल्ट है। तो प्रवीण ने 66.25 नंबर अर्जित किए, और ये उसका स्कोर इंग्लिश में 20, फिजिक्स में 21.25 और मैथ में 25/25। मैथ में इस बार 25/25 मैंने बता चुका हूं आपको, कितने सारे विद्यार्थियों के आ चुके हैं आपको भी पता है, और कुछ के रिजल्ट में यूट्यूब पर डाल भी चुका हूं, कुछ कंटिन्यूशन में डालना है, और कुछ मैसेज नीचे चलेगा जिनको मैं नहीं पढ़ पाया। हाँ, इस गलती पर मैं आपसे काम करूंगा कि जो मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड होगा उसको डेली वाइज अपडेट रखूं। इसके लिए एक अलग से पूरी टीम मेंशन कर लेंगे, लेकिन जो ये नंबर है ये ऑलरेडी वायरल है, तो सारी चीजें इस पर आती हैं, और इसको मैं कभी ना कभी एक पर्टिकुलर टाइम में ऑपरेट करता हूं, तो मैं उतना ज्यादा व्हाट्सएप में इन्वॉल्व नहीं होता, उतनी सारी चीजें नहीं देख पाता। तो ये मेरा स्कोर है, ये आपकी वजह से मैथ को फोड़ दिया। आपको टाइम मिले तो एक बार जरूर बात करना, और इसके लिए भी नहीं कर पाया। लेकिन इस बार जब प्रवीण से जो इंटरव्यू आप देखने वाले हो आगे, सारे गिले शिकवे दूर हुए कि भैया मैं आपसे बात नहीं कर पाया, तो मैं आपके पास ही चलकर आ गया आपसे बात करने के लिए। तो ये स्क्रीनशॉट जब आया था ये गैलरी में सेव हो गया था। जब रिजल्ट आए थे एयरफोर्स के, मैंने सबको दिखाया था कि 66.25 स्टूडेंट हमारे किसी स्टूडेंट ने करके दिखाया है ना। तो जहां से भी बच्चे ने फिजिक्स पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, सब इस वीडियो में आने वाला है। बाकी हमें इस लड़के पर गर्व है, बहुत मेहनत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ बच्चे ने तैयारी करी है, और कहीं ना कहीं हम इस चीज को सेलिब्रेट करने गए। मैं अपने आप को नहीं रोक पाया इस चीज के लिए, क्योंकि खामियां मुझ में भी थी, पहले इतने रिप्लाईज वगैरह कुछ नहीं कर पाया। तो हमने प्रवीण के साथ इस चीज को शेयर किया, और वो भी बहुत खुश थे इस माहौल में। इंटरव्यू में आप आगे देखेंगे, और बस ये जर्नी इस प्रकार से चलती रहे। हम यही शिद्दत से पूरी जान से मेहनत करते रहे अपने आने वाले विद्यार्थियों के लिए। और ये इंटरव्यू आप सभी लोगों के लिए, जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लाइफ में आप हार मानकर बैठे हैं, तो सीखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चे ने बहुत अच्छा कुछ करके दिखाया। तो ना किसी कोचिंग का प्रमोशन, ना किसी टीचर का प्रमोशन। आइए इस इंटरव्यू को देखते हैं और सीखिए। बताइए मुझे कमेंट करके क्या सीखा आपने प्रवीण की इस जर्नी से, और लड़के को सपोर्ट कीजिए। और आप भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पूरी जान लगा के, शिद्दत के साथ तैयारी करिए अपने एग्जाम्स की, क्योंकि एनडीए की नोटिफिकेशन आ चुकी है। बहुत जल्दी एयरफोर्स नेवी भी आपके सामने आ जाएंगे, और फिर आपको सिर्फ पछतावा वाला समय नहीं बिताना है, आपको करके दिखाने वाला समय बिताना है। जिस प्रकार से बच्चे ने एक गिरे हुए स्कोर से एक उच्च वर्गीय स्कोर हासिल किया, उसी तरीके से आपको भी बहुत अच्छा करके दिखाना है। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट और
Thank you for being paying attention. Thank you. So hello everyone, we are here with All India Rank 1 in Air Force प्रवीण गुर्जर। चर्चे इतने हो चुके हैं, कंट्रोवर्सीज इतनी, लेकिन लड़के की मेहनत को चाहे कुछ भी हो हमें सलाम करना पड़ेगा। जो लड़के ने बेजोड़ ताकत के साथ, बेजोड़ मेहनत के साथ करके दिखाया है। और आज हम दिल्ली से सीधा प्रवीण गुर्जर के घर पर, और प्रवीण को भी देखकर ऐसा लगा कि कह रहा कि सर मैंने अभी तक कोई केक कट नहीं किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के साथ। ऑल इंडिया रैंक 1 प्रवीण की कहानी सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, सब कुछ खतरनाक और रियलिस्टिक रहेगा और बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिलते रहेंगे। और जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं और जो हार मानकर घर बैठ चुके हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और इस जर्नी को जो कैसे जिए प्रवीण ने, अपनी उन रातों से कैसे लड़ा और आज कैसे इस मुकाम पर ऑल इंडिया रैंक 1 पर 66.25 रिटर्न के मार्क्स के बाद जीडी, साइक और आगे के मेडिकल वगैरह की सारी स्ट्रेटेजी हम आप लोगों से जानेंगे। चलिए केक कटिंग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रवीण गुर्जर ऑल इंडिया रैंक 1 की कैंडल लॉकडाउन में ढूंढने से नहीं मिलेगी, लेकिन मैं ढूंढ लाया कहीं ना कहीं से। और बोल देना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। भाई द कोच धीरज सिंह बैसला के साथ, आप लोगों के साथ, नहीं यार ये आपका दिन है, आप सेलिब्रेट करें, बहुत खुशी हुई हमें आपके साथ। तो एक बार क्लैपिंग आप जहां भी देख रहे हो प्रवीण के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट और खूब नाम कमाओ। आगे काफी सवाल जवाब, काफी चीजें हम आप लोगों के साथ लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फिर सवालों का सिलसिला चलाते हैं, कुछ तीखे, कुछ तेज, कुछ करारे सवाल जवाब के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 प्रवीण के साथ आपके बहुत से सवालों के आंसर। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो का पर्पस मैं शुरू में बता दूं, हर एक बच्चे को इंस्पायर करना पढ़ने के लिए। कोई भी पब्लिसिटी स्टंट या किसी कोचिंग का प्रमोशन इस वीडियो से, इसका कोई तात्पर्य, कोई कुछ नहीं है। जो रियलिटी है, जो आप सब लोगों को करना चाहिए और जहां पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम लोगों को पढ़ाई पर ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए, बजाय कि इधर उधर किधर। ठीक, तो हम सारी की सारी चीजें इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे हम प्रवीण के साथ इस वीडियो को आगे लेके चलेंगे। और आप सारे के सारे बच्चे देखिए कि कैसे आपको डिफेंस की राइट स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, या प्रवीण के कैरियर के अंदर कौन से उतार चढ़ाव है जिनसे आज ये इस मुकाम पर हैं अपने जीवन के। तो प्रवीण, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। बहुत बहुत खुशी की बात, हम लोग जुड़े थे सिर्फ एक फोन के माध्यम से, हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और मैं शायद मैंने जब आपसे मैसेजेस देखे तो हमारा पहला मैसेज 6 सितंबर के आसपास था, जब आप एनडीए का एग्जाम देके आए थे कि सर बहुत अच्छा पेपर गया, मैंने एग्जाम फोड़ दिया। और मैंने उसको देखा, मेरा कोई रिप्लाई नहीं। ठीक है, रीजन मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि सर आप ना रिप्लाई करते ना ये देते। तो यार मैं खुद बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एक टीचर जब ज्यादा काम करता है किसी आर्ट पर, अपने सब्जेक्ट पर, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बातों से दूर रहता है। मेरे को फोन फोबिया भी है कि यार मुझे फोन वगैरह में इतना घुसना नहीं पसंद आता। लेकिन कहीं ना कहीं से जब रिजल्ट आया, तो जब मैं अपने पुराने प्लेटफॉर्म पर था जहां पर आपकी और हमारी मुलाकात हुई थी, तो उस प्लेटफॉर्म पर जब मैंने रिजल्ट मेंशन करे तो 66.25 मैंने अपने चैनल पर भी मेंशन किया हुआ है। और बच्चों ने पूछा भी कि भैया 66.25 किस बच्चे के मार्क्स है, किस बच्चे के मार्क्स है। तो एक तो सॉरी यार, मैं प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाया उन मैसेजेस का, और तुम्हारी कॉल्स का भी यार, उसके लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि बच्चे सक्सेस गेन करें या कुछ भी बात हो मेरे तक कर पाए। कुछ बातों के मैं रिजल्ट डाल पाया हूं, जैसे मैं बोलूं कि 25/25 की एक लंबी कतार थी, लेकिन अभी भी मैं सिर्फ 3-4 बच्चों के रिजल्ट ही अपलोड कर पाया हूं। करेक्शन या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज ऐसी मिस हो जाती है जिससे हम बच्चों से बात नहीं कर पाते या पता नहीं कर पाते, और फिर वो कहीं ना कहीं एक गैप के बाद वो बातें थोड़ी थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। तो लेकिन हाँ, मैंने जिस दिन रिजल्ट आया था, आपका रिजल्ट बिल्कुल आपने मुझे सेंड किया और मैंने मेंशन किया था उसको अपनी वीडियोस में। तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं कि 11th-12th में आप कैसे पढ़ाई करते थे, 11th-12th आपका कैसे रहा और कहां से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले वहीं से ओरिजिन स्टार्ट हो जाती है
कि यार हमें डिफेंस में जाना है, क्योंकि डिफेंस वाला बच्चा ऑलरेडी डिसाइड कर लेता है। आपके साथ क्या केस रहा, आपने कब डिसाइड करा, इसको हम वीडियो में आगे जानेंगे। अभी 11th 12th में आपकी तैयारी कैसी थी, आप किस स्कूल से पास पढ़े और क्या आपके माइंड में था, क्या चल रहा था? तो 11वीं 12वीं में प्रवीण कैसा था? 11वीं 12वीं सर मैंने राजस्थान बोर्ड से करी थी। आरकेएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमोली खुर्द राजस्थान झुंझुनू में है। तो 11th 12th वहाँ पर राजस्थान बोर्ड की अलग से बुक होती है मैथ की, उसी से हम तैयारी करते थे। और हमारा कंपटीशन की कोई भी बुकें हमें नहीं लगाते थे प्रैक्टिस के लिए, ओनली उन्हीं बुकों को लगाते थे और उन्हीं से प्रैक्टिस करते थे। और एग्जाम में सेम क्वेश्चन आते थे, तो हमारा कंपटीशन को लेकर थोड़ा इतना अनुभव वाली बातें नहीं थी। इसलिए मतलब स्कूल टीचर ने कराया, आपने पढ़ लिया, दैट्स इट, कि हमारा स्कूल एक्स्ट्रा अग्रवाल आरडी शर्मा वगैरह कुछ नहीं। यानी राजस्थान बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से टफ है, इसलिए क्या कहना चाहेंगे? लगभग सेम ही है। लगभग सेम है, लेकिन स्कूल के टीचरों से जो पेपर का पैटर्न है मैच कर जाता, तो बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए सही है या गलत है कि टीचरों का ये कह देना कि इतना ही पढ़ लो 11वीं 12वीं में, फिर आगे आपको फायदा होता है इसका या नुकसान होता है? नुकसान ही होता है, बाद में ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। यानी पहली चीज देखो, ये कुछ सीखना इस वीडियो से। इस वीडियो का पहले मैंने पर्पस बोला कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर पाए, पेपर के पैटर्न को समझ पाए, और डिफेंस में नहीं, कहीं भी आप हमेशा जहां भी आप सक्सेस गेन करना चाहते हैं आप सीखें, आप गलतियां ना करें। तो पहली जो इंपॉर्टेंट बात प्रवीण बोल रहे हैं कि 11th 12th में अपने आप को एक्सप्लोर करिए। आपके पास बहुत समय है, एक साल आपको 11वीं पूरे 11वीं में 1 साल मिला है, जबकि कंपटीशन की तैयारी में 3 महीने भी बहुत भारी लगते हैं कि यार कैसे बीतेंगे। यानी 11th 12th में आप लोग अपने आप को एक्सप्लोर करिए। जैसा प्रवीण ने बोला कि एक रिजिड बन के मत रहिए, किसी टीचर पे डिपेंड ना हो जाइए, अपना स्टेमिना पहचानिए, अपनी तैयारी करिए, और एक्स्ट्रा बुक्स मस्ट हैं, क्योंकि अब नहीं लगाओगे एफर्ट तो बाद में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 11th 12th की जर्नी ये रही हमारी। तो कुछ 12th के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। 12th एक सीरियस क्लास रहती है जिसमें सभी एस्पिरेंट बोलते हैं कि यार मेरे को स्कोर करना है। मेरे साथ भी था, 11th में मेरे 72 के आसपास थे और 12th में बहुत बेहतरीन स्कोर था, 90+ था ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आपका 12th में कैसा एक्सपीरियंस रहा था, क्या रहा था? 12th के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दादा 12th में मेरे 89.6% थे राजस्थान बोर्ड से। ओके, इसमें मैथ मेरा ठीक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, लेकिन मैथ को मैंने ज्यादा हल्के में ले लिया, तो मेरे 89 स्कोर रहा था। और सभी में 90+ ही था, हिंदी में और 78 नंबर थे। अच्छा, थोड़ा परसेंटेज कम हो गया। पीसीएम में 94 93 के लगभग था। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो मतलब आप लोग स्कूल में 94 के आसपास, हम पीसीएम में अच्छे से स्कोर कर चुके थे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि जो मेरी जनरेशन थी, मैं इतना कुछ पीछे नहीं हूँ। 2010 में मैंने 12th करी थी, प्रवीण ने 2018 में। तो प्रवीण और हमारा पूरा 8 साल का गैप है। तो प्रवीण, मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा कि जब मेरे समय में था तो इतना कुछ फैमिली वगैरह अवेयर थी नहीं कि आगे कैरियर क्या है, क्या करना है, आगे IIT जेईई जाना है, डीयू में परसेंटेज लेके आगे जाना है, या फिर एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए जाना है। तो हम तो 12th के बाद ही, मतलब या 12th के मिड में प्लान करते थे। आपने 12th के मिड में क्या प्लान किया कि आपको 12th के बाद क्या परस्यू करना है? 12th तक तो हमारा भी आपकी तरह ही चल रहा था। फिर 12th के बाद परसेंटेज आने के बाद थोड़ा डिसाइड किया कि IIT की तैयारी करनी है। परसेंटेज से कुछ मिल जाता है कि यार हम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो 12th के बाद जेईई वगैरह का सोचा। तो 2018 में 12th शुरू करी थी, कंप्लीट हो गई थी। 2018 में 12th कंप्लीट हुई और उसके बाद आपने जेईई के लिए जाने के लिए सोचा। तो कोई इंस्पिरेशन जेईई के लिए, या फिर पर्सनली या फ्रेंड सर्कल वगैरह कहां से इंस्पिरेशन मिली जेईई वगैरह? कोई मेरे साथ वाले ने किसी ने नहीं की, लेकिन मेरा वैसे स्कोर ठीक आने की वजह 12th के साथ दिया था, उसमें फिर थोड़ा इच्छा थी। अच्छा, थोड़ा सुनने में भी मतलब समझ गया मैं चीज को। चलिए ठीक है। तो जेईई के लिए हम लोग 2018 में, यानी किसी कोचिंग्स का सहारा शायद आपने लिया होगा, क्योंकि सीकर में कोचिंग का सहारा लिया था। क्या उसका नाम मेंशन करने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, तो जेईई के लिए जिस कोचिंग का नाम, जो कोचिंग हमें प्रवीण ने यूज करी थी, तो एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी। तो उसके दौरान जो भी जर्नी रही, क्या रिजल्ट रहा जेईई का? सर जेईई मेंस तो मेरा क्लियर हो गया था, 93 परसेंटाइल थे, और जेईई एडवांस क्लियर नहीं हुआ था मेरा। जेईई एडवांस क्लियर नहीं हुआ था, तो या इसमें क्या लैक ऑफ प्रैक्टिस कहेंगे, या फिर कहीं ना कहीं और अटेम्प्ट्स की जरूरत थी? सर इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस ही है। हमने यदि जेईई की तैयारी करनी थी तो मुझे 11 से ही उसके प्रति फाउंडेशन बेस वगैरह करने चाहिए थे, या उस तरीके की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो कोचिंग्स का अभी चल भी गया कि जैसे वो अपने बच्चे को 11th में फाउंडेशन कोर्सेज में एनरोल करा देते हैं तक, और रिजल्ट भी वही बच्चे ज्यादा दे पाते हैं क्योंकि उनकी पकड़ सब्जेक्ट पे ज्यादा अच्छी हो जाती है। यस यस, आजकल तो एनडीए के लिए भी फाउंडेशन बैच चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑल ओवर द इंडिया सभी कोचिंग्स में, हम भी अपनी कोचिंग में फाउंडेशन बैचेस चलाते हैं। तो आप इसकी तैयारी, जेईई की तैयारी आपने करी, और एक अटेम्प्ट में जेईई मेंस में क्या परसेंटाइल रहा था आपका? 93 परसेंटाइल रहा था। फिर एडवांस वगैरह क्लियर नहीं हुआ तो उसको फिर हमने दोबारा नहीं सोचा उसके बारे में? 1 साल और मिलती है फिर सर, इतना वो भी नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने सोचा कि हमें डिफेंस में जाना चाहिए। डिफेंस की मोटिवेशन कहाँ से मिली कि जैसे प्रिपरेशन के बाद कि एकदम स्विच मार लिया कि चलिए भैया जेईई को मारिए,
टाटा गुड बाय, हम डिफेंस की तरफ जो जाएंगे। हमारे सभी क्लासमेट थे वो लगभग डिफेंस की तैयारी करते थे, और इसके अलावा फिर बीएससी वगैरह करते हैं तो एसएससी वैसएससी का तो ज्यादा धीमा प्रोसेस है, और इतना घर वालों पे भी इतना फाइनेंशियली कह सकते हैं क्योंकि अभी SSC का कुछ बहुत कुछ तो थोड़ा 12th के बाद सीधा सर्विस पाने के लिए डिफेंस ही सही है, इसलिए डिफेंस का सोचा। डिफेंस का सोचा। फ्रेंड सर्कल वगैरह भी थे डिफेंस में जो तैयारी साथ कर रहे हाँ, थे, तैयारी वगैरह कर रहे थे, साथ में एक सर्कल कर रहे थे तैयारी, ठीक है। तो डिफेंस का आपने तैयारी करने के लिए सोचा, ये 2019 में, यानी एक साल आपने जेई को दिया और 2019 में आपने डिफेंस की तैयारी करा। जितना मेरा कनेक्शन ये कहता है कि जो बच्चा जेई के लिए जाता है वो डिफेंस में शायद कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ खुश होता है। जी सर, है ना, कि वो मैंने जो मेरा जो पर्सनली मानना है कि एयरफोर्स वाले बच्चे भी बहुत सारे बच्चे फुली डेडिकेटेड होकर करते हैं, लेकिन जो जेई का बच्चा होता है ये कहीं ना कहीं एनडीए और जेई के साथ म्यूचुअली कनेक्टेड होता है। तो आपने डिफेंस में किस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए पहले सोची कि यार एनडीए जाना चाहिए, नेवी जाना चाहिए या एयरफोर्स जाना चाहिए? सर सोची तो एनडीए एग्जाम की थी, लेकिन थोड़े हिंदी मीडियम से और कोई साथ वाला इतना गाइड करने वाला नहीं था, तो एनडीए का एग्जाम रिटर्न तो क्लियर कर दिया, लेकिन एसएसबी के बारे में थोड़ा प्रॉपर नहीं तो प्रिपरेशन कर पाए, नहीं इतना पता था, इसलिए उसको उसमें स्क्रीन आउट हो गए एनडीए के एसएसबी में। 3 बार एनडीए क्लियर किया था मैंने। 3 बार एनडीए क्लियर किया था। तो हमारी मुलाकात करीबन जो ये 6 सितंबर 2020 को एनडीए का एग्जाम हुआ था, तब आपका पहला मैसेज मेरे पास आया था कि सर मैंने एनडीए का पेपर फोड़ दिया। तो जो हम लोग अटैच हुए थे, क्या कुछ मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगे मैथ के अंदर कि सर से कनेक्ट होकर कि यार हाँ? तो सर स्पीड बहुत ज्यादा आ गई मैथ में। पहले मतलब क्वेश्चन में अप्रोच लेंथी होती है, कईयों में स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, कुछ इंटीग्रेशन वगैरह में मतलब बहुत हेल्प मिलती है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। जो कंपटीशन के लिए तो टाइम की वैल्यू है सर, वैसे तो सभी कर लेते हैं लेंथी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी एनडीए में आपने मुझसे सीखा कि स्पीड को कैसे बढ़ाना है मैथ के अंदर, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन के अंदर कि आज अगर मैं इन 50 बच्चों को एक सेम पेपर दूं तो 1 घंटे बाद दूं तो 25 क्वेश्चन सारे के सारे कर देंगे, लेकिन 20 मिनट में दूं तो शायद कोई एक बच्चा 25 क्वेश्चन ठीक कर पाए, और जो फाइनल सिलेक्शन हम लोगों से मांगता है। यानी स्ट्रेटेजी देखो मैटर करती है, टाइम मैनेजमेंट मैटर करती है, आप एक एक चीज को नोट करते रहना। सीखने के लिए इंटरव्यू का पर्पज है, सिर्फ सीखिए, आप जो गलतियां ना करें, और कितनी मेहनत की जरूरत है, ऐसे नहीं बन जाते एयरमैन, ऐसे एनडीए में रिकमेंड नहीं हो जाते, आपको पूरी लगन और शिद्दत के साथ चलना पड़ता है। एक सपने को जब इसने छोड़ा, ठीक है, आईआईटी जेईई इसकी खुद की चॉइस थी, जब उसको छोड़ा, जब दूसरे सपने की तरफ गया, तो इस बच्चे ने अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ वहां पर एफर्ट मारे। तो डिफेंस की जर्नी आपकी शुरू हुई प्रवीण, तो आपने पहले एनडीए को टैकल किया, ठीक है, जैसा भी था। तो इस एनडीए में आप बोल रहे हो कि रिटर्न क्लियर हुआ, मैथ में स्पीड बढ़ी, जीएटी वगैरह भी आप लोगों के सही रहे, इंग्लिश वगैरह भी आप लोग क्लियर करते रहे, तो प्रॉब्लम आई किधर एनडीए के अंदर? एनडीए में तो सर एसएसबी में आई SSB है, में प्रॉब्लम है, उसमें जीके में आई है, जीएसटी और जीएस में आई थी। हाँ, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट में आई है। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट प्रॉब्लम आती है जीएस के अंदर, और बहुत सारे बच्चे भी हैं कि हमारे एनडीए वाले होते हैं कि जीएस जीए जीके, तो इसको कैसे क्लियर करा जीएस और जीके को? हम रिटर्न की बात फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेस पे किया मैंने। देखो बच्चों ध्यान से सुन लो सारे के सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, हिस्ट्री नहीं पढ़नी, ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, जो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोग अपने पोटेंशियल को पहचानो और उससे पूरा का पूरा गेम बदल डालो। ये बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश से इन्होंने जीएटी वाला पोर्शन पूरा का पूरा अच्छे से कर लिया। अब ये तो नहीं है कि इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं करके आएंगे, कुछ ना कुछ कनेक्शन जो भी आप लोग अपनी तैयारी के टाइम में, प्रिपरेशन के टाइम में यूज करते हो उनको यूज करते रहें, लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग फोर्ट है, आप साइंस स्टूडेंट है, आप इस सब्जेक्ट में स्कोर करें और जीएटी को अच्छे से कर पाए। मैथ्स में 2019 में क्या अटेम्प्ट रहा था एनडीए में? हाँ, उसमें क्लियर हो गया था। अटेम्प्ट्स कितने रहे थे 120 में से 2019 में? उसमें 85 या 90। और जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी साथ में, उसके बाद 2020 में अब 100 प्लस हो गए। 100 प्लस रहे थे। जैसा हमारा मोटो था क्लास के अंदर, मैं बोलता भी था कि भैया 25/25 लाएंगे एयरफोर्स में और एनडीए में 110 प्लस 100 प्लस, है ना। तो उनमें से ये बच्चे थे, और ये बच्चा आप अभी जैसे ही ये नाम वायरल हुआ तो मेरे पुराने प्लेटफॉर्म का उसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स बच्चों ने सारे टेलीग्राम में वायरल कर दिए, प्रवीण गुर्जर नीरज सर मॉक ले रहे हैं, प्रवीण गुर्जर टॉप कर रहा है, प्रवीण गुर्जर टॉप कर रहा है, और हुआ भी है। जितने भी मॉक्स मैंने लिए, प्रवीण गुर्जर का नाम टॉप 5 टॉप 10 में हमेशा ही रहा, यानी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और बच्चे ने बनाए रखी। इसकी बदौलत उसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रिवीजन चलती रही, जिससे उसने एनडीए जैसे 120 क्वेश्चन में से 100 प्लस स्कोर किया। लेकिन कहीं ना कहीं एसएसबी हमको नुकसान पहुंचा गई और हमें कहीं ना कहीं पीछे की तरफ खदेड़ दिया। आईआईटी के बाद जब इस तरफ लगा कि यार फेलियर हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, तो क्या ख्याल आए थे उस समय दिमाग में? और इसके दौरान आपकी फैमिली में कौन था जिससे आप साथ के साथ बात कर रहे थे? फैमिली कोई ना कोई, जैसे मेरे लिए मेरे कजन होते हैं, बुआ जी के लड़के हैं, क्योंकि मैं अपने पापा मम्मी से ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाता, यूजुअली होता भी है कि उनको ऐसा ना लगे कि कहीं डिमोटिवेट हो रहा है, तो मेरी लाइफ में वो थे। आपके लिए ऐसा कोई पर्सन, या फिर आप क्या फील करते थे उस समय जब एसएसबी आउट चल रही थी आपकी कॉन्टिन्यूअस? मेरे मामा जी हैं, वो दिल्ली में लगे आरएम हॉस्पिटल में कंपाउंडर है,
उनसे बात होती रहती तो वो मोटिवेट करते रहते कि एक ना एक दिन तो तू लग ही जाएगा और बढ़िया जो भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनसे मोटिवेशन मिलता रहता था, उनसे मोटिवेशन मिलता रहता था और प्रॉपर करके। और माता पिता इस समय क्या प्रतिक्रिया देते थे जब हमारा लड़का रिटर्न क्लियर कर रहा है सुपर नंबर से, मैथ में 100 फोड़ रहा है लेकिन एसएसबी में थोड़ा सा निराश हो जा रहा है? माता पिता भी ऐसे ही सोच रहे थे कि इंटरव्यू में पता नहीं क्या जैक वैक चलते होंगे, ऑफिसर के लड़के लगते हाँ, हैं। ये बहुत ट्रेंड में चलता है। एनडीए के लिए वैसे ही सोचते हैं कि ऑफिसर के बच्चे लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एयरफोर्स में लग जाना और घनी सर्विस है, ऐसे कह देते थे। तो ठीक है, एनडीए का कहीं ना कहीं बच्चे ने कहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं प्रवीण निराश हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आगे तुमको एसीसी देखना चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंटल के अंदर, क्योंकि तुम बने हो कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बहुत बड़ा करने के लिए। और मेरे पास एक पर्टिकुलर ग्रुप से कुछ बच्चों का, उनकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, क्योंकि वो उनकी आपके जो एग्जाम्स होंगे ना एयरफोर्स में सिलेक्शन के बाद इंटरनल एग्जाम्स होंगे, उसमें भी ये सब्जेक्ट रहता है टेक्निकल मैथ, टेक्निकल फिजिक्स। तो उनको हम ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास हैं कुछ स्टूडेंट जो एसीसी की तैयारी में उनकी अलग तरीके से कराता रहता हूँ। तो अगर कोई हेल्प चाहिए होगी उसके रिगार्डिंग एसीसी में तो भी हम काम करेंगे, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट से हमारे उसमें रहेंगे, ठीक है। तो आगे भी बढ़ते रहना, डिपार्टमेंटल देते रहना। इसके बाद चले हम एनडीए के बाद, फिर ये एयरफोर्स में स्विच कब मारा या फिर पैरेलली एयरफोर्स चल रहा था? पैरेलली एक दब दिया था। अच्छा, एनडीए के साथ पैरेलली एयरफोर्स चल रहा था 2018 से। 2018 से ही? अच्छा, 2018 जेई की जब कोचिंग कर रहे थे तब से एयरफोर्स चल रहा था? जी सर, तैयारी नहीं कर रहा था, ओनली फॉर्म अप्लाई और चल रहा था। अच्छा, तो 2018 के एयरफोर्स से 2019 के एयरफोर्स से 2020 के एयरफोर्स तक, इन तीनों की अगर हम एक जर्नी की बात करें तो शुरुआत करें 18, 19, 20 के, इन तीनों के स्कोर याद है आपको करीबन? 18 के ओवरऑल स्कोर, 18 का सेकंड सर 39 था, 39 स्कोर था आउट ऑफ 70। और 19 का? 19 में दो एग्जाम हुए थे, 40 था। 40 था फर्स्ट, सेकंड में 49.75 था। ये फुल विदाउट प्रिपरेशन आ रहे हैं अभी तक। 2019 का सेकंड 49.75 वाला एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। हाँ, एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और सेल्फ स्टडी चली रही थी हमारी, ठीक है। तो इस सेल्फ स्टडी को हम ये बोलेंगे कि क्या बुक्स का सोर्सेज ले रहे थे या कहीं ना कहीं किसी टीचर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया? ओनली बुक्स ही ले रहा था, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, उससे पढ़ता। अच्छा, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। कोई कोचिंग वगैरह का कभी ख्याल नहीं आया कि कोई ऑफलाइन कोचिंग जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए? नहीं करी सर। तो इस 49.75 के बाद जब लगा कि यार क्या करना चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या है? मेरिट तो क्लियर जीडी में आउट हो गया था सर। जीडी आउट हो गए थे। अच्छा, जीडी का जो आपने बताया था कि आपने कोई पास में एक एकेडमी ज्वाइन करी थी, उसके बाद आप लोग उसके जीडी को क्लियर नहीं कर पाए। फिर एक फेलियर, आईआईटी जेईई का सपना छोड़ना, एसएसबी लगातार आउट होते रहना, एयरफोर्स को शुरू मान के तैयारी करना कि चलिए बस कर देते हैं, और फिर अगर जब लग रही है उसमें नंबर आ रहे हैं तो उसमें भी जीडी आउट हो जाना। तो इस समय कैसा था मनोबल, क्या थी दिमाग की स्थिति, क्या चलता था दिमाग के अंदर इस समय तक जब यहाँ पे भी जीडी आउट हो रहे हैं? भाई मैं किस चीज के लिए बनाऊं, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? एक बार तो ख्याल ये है कि फिजिक्स और मैथ ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं डिफेंस वालों को। ये हो भी रहा है, ये हो भी रहा है। अभी मेरा एक बैच चल रहा है एक प्लेटफॉर्म पर, उस पे मतलब 7-8 बच्चे टीचर ही बन गए कि सर मेरी वीडियो मेरे टेलीग्राम पे डाल दो, ये वीडियो टेलीग्राम पे डाल दो। तो ये आ गया था ख्याल में, है ना? ये ख्याल में आ गया था। फिर सोचते हैं कि अभी अटेम्प्ट बचे हम अभी लगा लेते, फिर तो बाद में चलता रहेगा, ठीक है, इसलिए अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार किया। अच्छा, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे अगर वो कहीं पर टूट जाए, ऐसा ब्रेक हो जाए, क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को कि जब वो तैयारी कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहोगे? तो देखे कि कहाँ कमी रह गई है, यदि उनमें सुधार कर सकते हैं तो सुधार करना चाहिए। और एक मैसेज जब उनको लगे कि यार, जैसे आपको लगा था कि नहीं मैं तो टीचर बन जाता हूँ, देखा जाएगा, कुछ आमदनी आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को अपने घर से भी फाइनेंशियली जोड़ते रहते हैं, जो कि जरूरी भी है। कहने वाली बात है कि बच्चा लापरवाह है, लेकिन वो बच्चा समझदार होता है, वो सोचता है अपने परिवार के बारे में, चाहे वो उनके आगे ना बोलता हो, लेकिन बंद कमरों में रात को कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे कुछ करना है अपने माता पिता के लिए। तो आपने अपने आप को कब से कैसे समझाया कि यार मैं टीचर बनूं या फिर चल छोड़ कंटिन्यू करता हूँ, एक बार तैयारी करता हूँ? और सर टीचर में तो फिर इतना है ना कि कोई सोशल रेस्पेक्ट वाली बात नहीं देते हैं कि पढ़ाता होगा कोई कोचिंग वोचिंग में, तो इसलिए गाँव के वैसे कोई बड़े शहर में हो तो वहाँ तो चले भी जाएं, और इतना फाइनेंशियल था कि नहीं कि खुद की कोचिंग खोल लें, इसलिए। ये भी है, बहुत सही बात है। अच्छा, वो भी इस पर भी अभी हम आएंगे, खुद की कोचिंग सारी चीज़ों पर। तो फिर इसको समझाया, दोबारा खुद को समझा लिया जल्दी से कि भैया गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, पढ़ाई कर लेता हूँ, ठीक है। फिर 2019 का सेकंड के बाद जर्नी शुरू 2020 की, लगा लॉकडाउन, और फिर कैसे ये ऑनलाइन जो सेल्फ स्टडी थी ये कैसे वितरित हुई, कैसे फैली, ये किस रास्ते में गई कि आज ये जो हिस्ट्री बन गई है, इसको कैसे हम एलैबोरेट करें कि 2019 के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो तैयारी चल रही है हमारी पूरे लॉकडाउन के अंदर, जहां लोग नहीं पढ़ रहे थे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, दुनिया भर की चीजें अपने फोन में बिजी थे, प्रवीण उस समय क्या कर रहा था? सर लॉकडाउन से पहले तो मेरे पास कीपैड का ही फोन था, तो मैं पाथफाइंडर आरएस अग्रवाल लॉ सेंटर की ऑफलाइन बुक लगाता था लाइब्रेरी में। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो फिर थोड़ा लगने लगा कि थोड़ा
ऑनलाइन पढ़ते हैं तो फिर नया फोन लाया और फिर ऑनलाइन यूट्यूब से। कौन सा फोन लिया था प्रवीण? Vivo Y15। Vivo Y15 एंड इट्स नॉट अ पेड वीडियो, किसी कोई प्रमोशन नहीं है किसी फोन का, ठीक है। बस इच्छा हुई जानने की यार, बच्चा ने कीपैड से जस्ट स्विच करा एंड्रॉइड की तरफ, तो कौन सा फोन? फिर उस पे ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे और मतलब ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट कर दी। तो आपने YouTube पर टीचरों को फॉलो करना शुरू कर दिया, यानी आपकी जो सेल्फ प्रिपरेशन चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं आपने YouTube पर कोर्स ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो YouTube पर कोई पेड कोर्सेज वगैरह कहीं कोई ज्वाइन करे थे किसी टीचर्स के? सर पेड बैच तो एक भी नहीं है। पेड बैच नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि ऑलरेडी जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं YouTube पर, ठीक है। मैं एक सिंगल टीचर या किसी 2 टीचर 3 टीचर की बात नहीं करूँगा, बहुत सारे टीचर पूरी शिद्दत के साथ पढ़ा रहे हैं। और शिद्दत के साथ दूसरी चीज की मेहनत के साथ भी कि वो कंटेंट को इतने तरीके से बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूट्यूब पर कि बच्चों को लगता है कि अगर हम सीरियस डेडिकेटेड होकर पढ़ें तो हम तैयारी यूट्यूब से भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपकी मानसिक स्थिति बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो बच्चा सामने वाला है उसको एक बैच चाहिए होता है प्रॉपर ऑर्डर में कि यार मैं भी लाइव हूँ, सर भी लाइव है, डेली हम बैठे और मेरा एकदम बेसिक से लास्ट तक चाहिए। तो इसलिए बच्चे थोड़ा बैच की तरफ मूव कर जाते हैं, लेकिन चाहे तो वो लोग यूट्यूब से अच्छे से पढ़ सकते हैं। डेडिकेटेड होकर डेली टाइम टेबल बनाए, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन फिर वही बात कि भैया जो लोग मुश्किल राह पसंद करते हैं वो लोग हिस्ट्री भी क्रिएट करते हैं, वही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो YouTube का सफर हमारा चालू शुरू हुआ। तो इस YouTube के सफर में हम बात करेंगे आपके पेपर में, पहले हम रिटर्न के बारे में बात करेंगे कि हमारे पेपर में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ्स आती है, फिजिक्स आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरिट में अपने आप को ऊपर देखना है। तो मैथ्स में आपने देखा होगा कि इसकी मैथ बहुत अच्छी है, इसके नंबर 17 है, इसकी मैथ भी बहुत अच्छी है, इसके नंबर 23 है, इसकी मैथ भी बहुत अच्छी है, इसके नंबर 25 है, इसकी मैथ भी बहुत अच्छी है, इसके नंबर 15 है। गड़बड़ इनकी क्या होगी, उस 20 मिनट में ये अपना अच्छा बेस्ट नहीं दे पाया एग्जाम के अंदर, तो इसके बाद इस बंदे से ये नहीं कह सकते कि भैया तेरे 17 नंबर आएंगे, तेरी मैथ बेकार है, क्योंकि वो 20 मिनट में अच्छा नहीं कर पाया। तो इस मैथ्स की जर्नी के दौरान आप कैसे कन्वे करेंगे कि ये जो 25 नंबर का उपहार है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट आपकी तरह प्रवीण, लेकिन वो इतना बड़ा स्कोर 66.25 नहीं कर पाए, लेकिन मैथ में 25 की इस बार झड़ी लगाई है स्टूडेंट ने। जितने भी बच्चे आपके साथ मॉक दिया करते थे, जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, गोविंद की बात करें, सिद्धार्थ की बात करें, और भी बहुत सारे बच्चे जो आपके साथ मॉक दिया करते थे, तो उनका भी बहुत अच्छा स्कोर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान चाहता है कि उनको कहीं रोक देता है कि आप कुछ और बड़ा करने के लिए बने हो, है ना? क्या पता अगली बार और कोई बड़ा प्रवीण आए कोई। तो हम बात करेंगे कि मैथ के सब्जेक्ट की कि इस लॉकडाउन में आपने मुझे फॉलो किया, ठीक है। मैं मैसेजेस नहीं देख पाया आपके, फिर उसके लिए सॉरी, और मैं उसके लिए पूरा का पूरा घर आ गया आपके, आज केक काटा आप लोगों ने, ठीक है। और प्रॉपर हम लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ठीक है। बेलगांव में भी आपको बहुत बहुत दोस्त मिलेंगे आपके जो द कोच नीरज सिंह बैसला को जानते होंगे, वहां से प्रेरित है, वहां से कनेक्टेड है। तो कैसे मैथ के सफर में आपका क्या रहा, फिर आप बच्चों को क्या बोलेंगे, पहले आपके बारे में जान लेते हैं कि आपकी तैयारी कैसे मैथ की रही। सर मैथ्स के मॉक में कंटिन्यू देता था और मेरा स्कोर शुरू में 2-4 दिन तो थोड़ा मतलब कमी आया, 15 के लगभग ही आता था। मॉक्स में मजा बहुत आता था जी, क्योंकि वैरायटी थी सारे, आप कंपटीशन बढ़ाते थे तो थोड़ा धीरे रैंक लाने का मन करने लगा और फिर 20 प्लस ही आने लगे लगभग, फिर तो टॉप 10 में आने लगे रोजाना। हाँ। तो मॉक से बहुत हेल्प मिलती है और मॉक एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, स्पेशली डिफेंस करके ही, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए तीनों ही, ठीक है। तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम यूज करते थे उससे फिर वही वाली बात करी, जैसे 11th में एक टॉपिक उठ के आया था कि अभी मेहनत कर लो क्योंकि फिर बाद में एफर्ट डालने पड़ेंगे। एक ही मिथ होती है कि एयरफोर्स का पेपर टुच्चा है, मैथ बकवास है, इतनी पढ़ लो उतनी पढ़ लो। उन टीचरों के लिए, उन ऐसे जो बातों को फैलाते हैं उनके लिए क्या कहना है कि इतना ही पढ़ लो बस, ये क्या ये सही है गलत है? एक सर ये तो गलत ही होगा, अपने आप को कंफर्ट जोन में डालना है, इसके लिए अपने को और एक्स्ट्रा करनी चाहिए। एनडीए के लिए करेंगे तो यदि पेपर कई बार हार्ड भी आ जाता है कोई शिफ्ट में, तो उसके लिए फायदा ही होगा अपने को। बिल्कुल, आप दूसरों से आगे निकलना है तो हार्ड टॉपिक को तैयार करके जाएंगे तभी निकलेंगे सर, और नॉर्मल तो सभी करते हैं। बिल्कुल प्रवीण, मेरा मानना भी है कि जब आप एक अच्छा सब्जेक्ट को तैयार करके एग्जाम में जाते हैं तो वो एटीट्यूड ही अलग होता है कि पेपर को कैसा भी आने दो, ऐसा नहीं लगता दिमाग में कि इतना ही पढ़ के जाओ, उतना ही आना था उतना ही पढ़ के जाओ। क्योंकि ये डिफेंस में कहीं ना कहीं मिथ बन गई है कि इतना इतना कर लो स्ट्रेट लाइन का यही आने वाला है, इतना इतना कर लो इंटीग्रेशन यही आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं गलत चीजें है ना, आपको पूरी चीजें कवर करनी चाहिए। अच्छा, मैथ्स की सबसे अच्छी यादें हमारे साथ क्या रही आपकी कि जो आपने हमसे सीखा कि यार हाँ ये थोड़ा सा मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, या कहीं से इंस्पायर हुए? क्योंकि आपके हर एक मैसेज मैंने देखा, चाहे कोई भी रिजल्ट आया हो तो आपका मैसेज पड़ा होता था, यानी आप जैसे रिजल्ट आते थे मेरे को बता देते थे। वो बात अलग है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था उस चीज के बारे में क्योंकि मैं मैसेजेस नहीं देख पा रहा था, आगे पीछे हो पा रहे थे, बट मैंने हाँ पोस्ट किया था रिजल्ट आपका उस प्लेटफॉर्म पर, हाँ बात नहीं कर पाए थे। तो क्या सबसे अच्छी बात लगी इस दौरान की मैथ्स में जो हमसे सीखा आपने? मैथ्स में सर स्पीड आई है, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट वगैरह करके, और कई क्वेश्चन भी ऐसे जो पहले आईआईटी की तैयारी की तभी नहीं आते थे, अब डायरेक्ट आने लगे हैं, और बहुत ही मतलब अप्रोच उन क्वेश्चन के प्रति बहुत ही बढ़िया अप्रोच है।
यानी इसमें कुछ रटना भी नहीं पड़ता है। मैथ्स को इंटरलिंक करा पाता है, कर अगर मैथ्स में फील आती है बढ़िया वाली, मतलब फील आती है बढ़िया वाली। और अब आप शौकी, तो आप लोगों को जानकर शौक होगा कि मैंने भी सुना कि प्रवीण ये मैथ्स का पेपर 25/25 मार्क्स आए, आपने 20 मिनट मिलते हैं, कितने मिनट में किया था प्रवीण वो एयरफोर्स का पेपर? सर 15 मिनट के लगभग मैंने कर लिया था, 5 मिनट बच गई थी पेपर का। उस 5 मिनट में क्या रिवीजन चल रहा था, क्या मतलब क्या नहीं चल रहा था सर, कैसी कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हुई या कोई वैसे को कुछ मिला था या फिर सब सही था? नहीं, लगभग सही था, क्योंकि तैयारी इतनी शानदार थी, इतनी जानदार थी। 170 मार्क्स में से लड़के ने सारे के सारे करीबन अटेंड किए और फिर लास्ट में उनमें रैंक भी लेकर आए, तो बहुत बहुत नॉर्मल सी बात लगती है। उसके बाद तो बच्चों का 25/25 जाना। और अभी जब मैं आया था तो मेरे को प्रवीण ने बोला कि सर सोनू जिसका रिजल्ट आपने डाला है फर्स्ट पर, वो सोनू इनका दोस्त था और दोनों का सेम ही साथी। कुछ सोनू के बारे में बोलना चाहेंगे? हाँ, सोनू भी हमें मिला था, उसका ईसीजी का पॉइंट था, तो बेंगलोर में हमारा दोनों का साथ ही हुआ था मेडिकल, तो उसका भी टूट गया। उसके भी 25 में से 25 थे मैथ में, उसके भी 25 में से 25 है। तो देखो 25/25 मैथ में इस बार हिस्ट्री बनी है, दब के बच्चे नंबर लेकर आए। प्रवीण हो, सोनू हो या फिर दुनिया भर के बच्चे जो हमारे चैनल पर थे, जिनके हमने ऑलरेडी इंटरव्यू डाला है या डालने वाले हैं, ठीक है। कईयों से बात कर पाए, कईयों से बात चल रही है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। तो फिर वो बात प्रवीण की, इस मैथ्स की प्रिपरेशन के दौरान आपने क्या चीजें ऐसी सीखी कि यार हाँ ये दूसरों से अलग था, ये मुझे सर से कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहा है, और ये चीज ने मुझे कहीं ना कहीं जीवन में, क्योंकि एक टीचर का काम इतना तो रहता है कि वो अपने सब्जेक्ट को सिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब बच्चे सो रहे होते हैं या जाग रहे होते हैं या कहीं ना कहीं कुछ भटक रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं टीचर उनको कहीं ना कहीं ख्याल दिला रहा होता है कि यार जा पढ़ाई कर भाई, वही तेरे लिए काम की चीज है। तो मैथ्स के लिए कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि यार हाँ मैं मैथ्स में बहुत अच्छा कर जाऊंगा, मेरे मेरिट में हेल्प करेगा? मैथ में सर आपके मॉक में लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहता है। कई टीचर होते हैं जो ओनली लूसेंट करवा देते हैं कि एयरफोर्स में इससे बाहर नहीं आएगा, जो कि एक लिमिटेशन में रहना वो बिल्कुल गलत ही होगा। तो आपके मतलब बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन होता है मॉक में, तो अपने को अलग से कोई बुक लगाने की व्यवस्था नहीं, वो नहीं, जरूरत नहीं है। यदि अपन मॉक लगाते हैं तो भी कोई अपने को दिक्कत नहीं है, एनडीए एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो हम बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसी कोई अभी सिंगल बुक बनी ही नहीं है जिसकी एक किताब को करके डिफेंस में आप बोल दें कि मैं क्लियर हूँ, है ना प्रवीण? ऐसी कोई सिंगल किताब अभी है नहीं कि भैया मैं एक किताब कर लूं और मैं बोल दूं मेरा पेपर ये क्लियर हो जाना है, क्योंकि डिफेंस में हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना, ठीक है। तो ऐसी कोई सिंगल किताब नहीं है, इसलिए आपको मल्टीपल प्रैक्टिस, मल्टीपल मॉक्स देने पड़ते हैं, मल्टीपल तैयारी करनी पड़ती है और आपको आना पड़ता है, आपको निकलना पड़ता है और मेहनत करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों के लिए जो तैयारी करने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे मैथ्स के लिए कि कैसे वो अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें? क्योंकि कई बच्चों का सपना होता है सिर्फ 20+ लेके आना, और हमारे स्टूडेंट तो 25/25 की लंबी कतार में खड़े हुए हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों की, हाउ दे कैन इंप्रूव देयर मैथ? क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम है मैथ्स में, कई बच्चों को, उनको वो कैसे इंप्रूव करें मैथ्स को? यदि मैथ्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो बेसिक के साथ नीरज बैचलर सर से जुड़िए और उनसे सीखिए, और आपको अलग सी जो आपके स्कूल में या जहाँ भी आपने पढ़ा है उससे पहले उससे बिल्कुल बेटर लगेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तो जो मैंने मैराथन ली थी, जैसे कि 12 आवर्स की मैराथन मैं लेता हूँ, तो मैंने इस एयरफोर्स से पहले 3 मैराथन ली थी 12 आवर्स की। आप करीबन तीनों में अटेंड करा था। तो क्या कंटेंट को जो मैराथन से मिलता है हम लोगों को कंटेंट, वो भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है हमारे एग्जाम के पर्पस से? वो भी सर लगभग प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं एनडीए के, तो उनका लेवल बढ़िया रहता है और वो एग्जाम में आते भी हैं। और एक सिटिंग में 12 घंटे रिवीजन हो भी जाता है और बच्चे पूरी शिद्दत के साथ पढ़ते भी हैं। कई टॉपिक भी कवर हो जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक कवर भी आते हैं जिन बच्चों को डर लगता है किसी टॉपिक्स के साथ। तो ये बात ध्यान रखें सारे के सारे बच्चे कि भैया मैराथन्स, सेशंस, ये सारी की सारी चीजें, मॉक्स, इनको ना छोड़िए। एवरी मॉक काउंट, एवरी क्लास काउंट, एवरी मैराथन काउंट्स, इन सबको आप ढंग से करेंगे तो ही आप प्रवीण के बराबर स्कोर ला पाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन आपका इससे कम में भी हो जाना है, लेकिन जो जज्बा होता है ना, जो एक हुनर होता है, कुछ कर दिखाना है यार मेरे को, वो ही स्पिरिट एक स्टूडेंट बनाता है, एक एस्पिरेंट बनाता है। और वो ही स्पिरिट के साथ चलते चलते आप एक वॉरियर में, चाहे वो एयरमैन हो, एनडीए में रिकमेंडेशन हो या नेवी में हो, वो आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। तो अपनी तैयारी को पंख देना, उड़ान देना, धीरे धीरे समय पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैथ्स की बेटर स्ट्रेटेजीज के लिए मैं और भी प्रवीण के टच में रहूंगा। हम फर्दर वीडियोस वगैरह बनाते रहेंगे कि कैसे और स्टूडेंट इस चीज को अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा फिजिक्स। तो अब बात करेंगे उस सब्जेक्ट के बारे में जिसमें कहीं ना कहीं मिथ बनती है, स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है और आपके भी सिर्फ उसी में ही थोड़े से नंबर कम आए, बाकी सभी में आप पूरे के पूरे नंबर लेकर बैठे हुए हैं। तो फिजिक्स के बारे में बोला जाए कि बहुत कहीं ना कहीं समस्याएं, मेरा भी एक स्टूडेंट है जिसके मैथ्स में फुल मार्क्स थे, इंग्लिश में फुल थे, लेकिन फिजिक्स में कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया। नाम उसका अंकित है। तो अब उसका फोन आता है, कभी कभी आता है, मैं बोल रहा हूँ बहुत रेयर रिप्लाई कर पाता हूँ। कभी उसका आया हो 1 महीने बाद, तो कहीं कुछ कैसे ना कैसे कर कुछ सर्च कर रहा था तो क्लिक हो गया, दिख गया। तो वो वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं।
तो कैसे मतलब बच्चे फिजिक्स को लेकर देखते हैं और तुमने किस तरीके से देखा, थोड़ा सा इस फिजिक्स पे हम बात करें। फिजिक्स के लिए तो ये होगा कि किसी भी एक टीचर को फॉलो करो और उन्हीं से बेसिक से और प्रैक्टिस तक क्वेश्चन लगाओ, कंसेप्ट न्यूमेरिकल वगैरह सब। इसके लिए मैंने तो ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाए थे, शैलेंद्र सर, IMS सर और मनीष बंसल सर तीनों से लगाए थे मैंने, क्योंकि ओनली प्रैक्टिस लगाई थी क्वेश्चंस की। और मैं थ्योरी और कंसेप्ट तो मेरे खुद के वैसे ही पहले से क्लियर थी, और प्रैक्टिस के लिए घर पर ऑफलाइन के लिए लूसेंट की बुक लगा रखी थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। ओके, तो मतलब प्रैक्टिस के साथ आपने मल्टीपल प्रैक्टिस करी क्वेश्चंस के साथ, टीचर्स के साथ, और अपना स्कोर एनहांस किया फिजिक्स के अंदर। और स्कोर कितना था फिजिक्स में? 21.25 सेफ स्कोर था। सेफ क्या मतलब बहुत खतरनाक स्कोर था। और ये 25 के 25 करके आए थे फिजिक्स में भी आप? जी सर। तो यानी कुछ गलत हुए थे, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, वरना पूरा 70/70 आना था। तो फिजिक्स के लिए बच्चों के लिए कि वो डर कैसे कम करें फिजिक्स का, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी बहुत फील करता हूँ उनको कि वो जितना मैं सिक्योर फील करा पाता हूँ उनको मैथ्स के अंदर, या जितने वो खुद अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, कहीं ना कहीं फिजिक्स में उनको एक डर लगा रहता है कि क्या करें। और आज भी ये वीडियो के नीचे बच्चे जो हमें देख रहे होंगे ये वीडियो, वो कहीं ना कहीं फील कर रहे होंगे कि यार फिजिक्स का एक रास्ता पता लग जाए कि इस पर चलकर हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चाहे समय लगे। तो एक ऐसा रास्ता जिस पर चल के वो अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर ले, चाहे रास्ता लंबा हो, लेकिन हाँ वो स्ट्रॉन्ग कर पाए फिजिक्स अपनी, ऐसा कुछ। एयरफोर्स में फिजिक्स के तो इतना हार्ड नहीं होता है, क्योंकि कुछ तो थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं जो याद होते हैं तो हो जाते हैं, कुछ स्टैटिक फैक्ट होते हैं जो मतलब फिक्स ही होते हैं, तो अपने को याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 से न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, तो इतना कुछ हार्ड नहीं है। इसको वैसे ही बस डेडिकेटेड प्रैक्टिस करते रहें, टीचर्स बढ़िया टीचर और बढ़िया प्रैक्टिस की जरूरत है, और इतना कुछ वो नहीं है। और उतना कुछ नहीं है। यानी पहले तो डरना कम करें, जो आपने अपने अंदर डर पाल लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं डर ही इंसान को कमजोर करता चला जाता है। तो फिजिक्स की राइट स्ट्रेटेजी के लिए आपने प्रवीण से जाना, और भी हम लोग इस पर वीडियोस वगैरह लाते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश आता है। तो इंग्लिश का वेटेज हमारा 20 है जिसके अंदर, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बार भी अच्छे नंबर स्कोर करके लाएं। तो आपके लिए इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटेजी इन बच्चों के लिए कि इंग्लिश किस तरीके से इन लोगों को पढ़नी चाहिए, और कैसे कैसे मतलब इंग्लिश का आपकी लाइफ में कैसे इसकी प्रिपरेशन के दौरान क्या रहा इंग्लिश का, उसके बारे में बात कर लें। इंग्लिश तो मैंने जब एयरफोर्स के एग्जाम शुरू में दिए थे तो मेरे इंग्लिश में 9 नंबर आए थे, 2 बार में उसकी वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो मैंने रीजन में भी 9 नंबर हिंदी मीडियम थे आप? हाँ, क्योंकि पहले ग्रामर पढ़ी नहीं थी, तो इसलिए मैंने अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग बना सब्जेक्ट बनाने की सोची। तो मैंने इंग्लिश पर खुद से भी बहुत ही एफर्ट लगाए, तो दोस्तों से नोट्स भी पढ़े, और फिर संजीव सर से उनकी वोकैब की और ग्रामर की और मैराथन वगैरह क्लासें देखी थी। तो उससे आप भी संजीव सर को रेफर कर सकते हो, या आपको जो भी अच्छा लगे। बिल्कुल सही बात। यानी मतलब इंग्लिश के लिए आपको खुद से भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टीचर्स के साथ साथ, क्योंकि आपको एक टीचर्स वोकैब बता रहा है। टीचर से तो 1000-2000 बच्चे एक साथ लाइव पढ़ रहे थे, सभी का कोई सिलेक्शन होता है। बिल्कुल सही बात। एक्स्ट्रा एफर्ट होनी बिल्कुल सही बात है। पढ़ाते हैं, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन टॉप रैंकर एक ही होता है, सिलेक्शन किसी एक का होता है। रीजन ये है कि वो बच्चा घर जाके उन चीजों की प्रैक्टिस करता है, उन सारी चीजों को जो टीचर्स सिखा रहे हैं आपको, उन पूरी डेडिकेशन के साथ चीजों को जो सिखा रहे हैं, वो बच्चा घर आके उनकी तैयारी करना, उनकी प्रैक्टिस कर रहा है। ग्रामर रूल्स की भी बात कर ले हम, ऐसा नहीं कि हमने एक रूल देख लिया और हमारे दिमाग में फिट हो गया, नहीं, हमको उसके कई सारे क्वेश्चंस घर आके सॉल्व करने पड़ते हैं। फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि अब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं अपने इंग्लिश के रूल इसमें लगा सकता हूँ, ये वोकैब मैं वहां पे अपनी प्रयोग में कर सकता हूँ। तो कोई भी बच्चा अगर इंग्लिश की तैयारी शुरू से करना चाह रहा हो, कैसे भी करना चाह रहा हो, तो उसके लिए क्या एक मैसेज है, क्या है कि किस तरीके से वो अपना डर खत्म करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आपका तो बैकग्राउंड है जेई वगैरह का, तो बस उसमें आपने बोला हिंदी मीडियम है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश उन बच्चों की कमजोर हो गई है शुरू से, है ना। फिर उनको यहाँ पर आके लगता है कि यार और फिर एफर्ट लगाने, ये मे भी हमारा एजुकेशन सिस्टम की कहीं ना कहीं खराबी है कि वो इंग्लिश को वहाँ इतनी प्राथमिकता ना देकर एकदम कंपटीशन में इतनी ज्यादा प्राथमिकता दे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को भी बैलेंस रखना चाहिए कि जिन चीजों से बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, उन चैप्टरों को अच्छे से स्कूल में इंपोज करा जाए बच्चों के ऊपर, और अच्छे टीचर्स उनको पढ़ाएं, ताकि बाद में बच्चों को इतना परेशान ना होना पड़े। हर घर में रोजगार हो, हर घर में बच्चे नौकरियां लें, हर घर में एक बच्चा कहीं ना कहीं फौज में जाए, मेरा ये मानना है, जो मेरे पर्सनल व्यू है। तो ओवरऑल समरी हम लोगों की यहाँ से निकल के आती है कि प्रवीण ने अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या किया और आपको क्या करना चाहिए, उसकी खुद की कमांड क्या थी। तो पहली चीज जो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, he never joined any official academy, कहीं भी इसने ऑफलाइन ऑफिशियल एकेडमी कोई भी ज्वाइन नहीं करी थी। दूसरी रिटर्न के लिए बिल्कुल नहीं करी। दूसरी चीज इसने कहीं से भी कोई पेड कोर्स वगैरह नहीं लिया, जो कि सीधी सी बात है, लड़के ने मेहनत बहुत करी है, अपने टीचर्स इसने पकड़े, उनके साथ मेहनत करी, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करी, और अपने तीनों सब्जेक्ट्स में एक सुपर रैंक, सुपर मार्क्स के साथ सिक्योर करी अपनी रैंक। तो प्रवीण
एक सबसे बड़ा टॉपिक आज की वीडियो का जो निकल के आता है, क्योंकि तैयारी आपको देख के अब कितने लोग प्रेरित होंगे आपको नहीं पता, और आज की वीडियो का पर्पस भी ये था कि आप लोगों से सीख पाए। तो आज कई लोगों के सामने ज्वाला जल रही होगी, एकदम खतरनाक पुकार हो रखे होंगे कि चलो भाई बस अब ये वीडियो एंड हो, मैं मोटिवेशन आ चुकी है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन ये मोटिवेशन कुछ दिनों बाद जाके कहीं ना कहीं हिचकोले खाती है, और इसके हिचकोले खाने का कारण मे बी डेविएशंस है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेविएशंस आ जाते हैं। तो उनसे कैसे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, डेविएशंस कैसे कैसे आ सकते हैं। मैं बात करूं फैमिली, कई लोग बोलते हैं कि सर अब फैमिली मना कर रही है कि तेरे 2-3 अटेम्प्ट हो गए, चौथे अटेम्प्ट हो गए, भैया रहने दे, कुछ और कर ले, है ना। पर्सनली बात करूं, हम उस एज में, हम टीनेज में हम इस टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते। ये मजाक वाला टॉपिक नहीं है। गर्लफ्रेंड इशू एक अपने आप में बहुत बहुत प्रॉब्लम कॉमन टॉपिक रहता है। कहीं ना कहीं एक बच्चा जो हमारे हार्मोनल चेंज चल रहे हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं उसको इमोशनली कनेक्ट होकर उसकी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर रहा होता है। अगर आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप हर समय उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये भी एक बहुत टाइम वेस्टिंग चीज होती है। ठीक है, तो एक तो फैमिली हो गई, एक हमारे गर्लफ्रेंड वगैरह हो गया। तीसरा, हम फ्रेंड्स को जिस एज में हम होते हैं, हम चाहते हैं हमारे 10 फ्रेंड हो, 20 फ्रेंड हो, ये करें वो करें, क्रिकेट खेलने के लिए अलग फ्रेंड है, पबजी खेलने के लिए अलग फ्रेंड है, वहां जाने के लिए अलग फ्रेंड है, उसमें अलग फ्रेंड है भैया। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के अलग फ्रेंड, ऑफलाइन क्लास के अलग फ्रेंड, ये वो, तो एक फ्रेंड भी डेविएशन रहती है, इससे कैसे टैकल करें। और सबसे बड़ी, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे, तो फोन एक बहुत बहुत बड़ी समस्या वाली चीज है। ये दुरुपयोग भी है, इसके सदुपयोग भी है, आप कैसे इसको यूज करें इसके ऊपर होता है। तो इन 4 समस्याओं से आपने कैसे कैसे ये बच्चे अपने आप को डेविएट होने से बचा सकते हैं, कैसे ये अपना छुटकारा कर सकते हैं, कैसे ये लोग इससे निजात पा सकते हैं जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो सर फ्रेंड्स तो मेरे इतने ज्यादा है नहीं कि उनसे डिस्टर्ब करना, वो दूर ही है ज्यादा, क्योंकि मैं गांव में तो बहुत ही कम रहा हूँ। तो लॉकडाउन में कहीं आना जाना तो था नहीं, तो फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन तो ना के बराबर था। और जिन बच्चों का है उनके लिए क्या बोलेंगे कि है तो उनको अपने फ्रेंड्स को देखना चाहिए कि वो भी सेम बैकग्राउंड के लिए तैयारी कर रहे हो तो ठीक ही होगा। नहीं तो कैसे ना कैसे करके उनसे कुछ समय बाद ही मिले, या थोड़ा सा दूरी बना के रहें, जब तक दोस्ती अपना रखें, नहीं लेकिन हो अपनी तैयारी करते रहें। टारगेट पर फोकस करना चाहिए, पहले टारगेट है फिर दोस्त है। और जो फैमिली सपोर्ट नहीं करती अपने बच्चों को कुछ समय के बाद, लेकिन बच्चा धीरे धीरे परफॉर्म कर रहा है, जैसे मान के चलिए कछुआ चाल चल रहा है, एक दिन रेस जीत जाएगा, उन फैमिली वाले पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहो। यदि कोई बच्चा, उसको फैमिली मना कर रही है तो उसको देखना चाहिए कि उसकी क्या कमी रह रही है, और यदि वो कर सकता है, उसको सुधार कर सकता है तो उसमें करना चाहिए, अन्यथा कोई दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए जिसमें वो खुद या कोई भी जॉब हो या किसी भी अपनी तैयारी करके सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। फैमिली को ऐसा प्रेशर तो नहीं डालना चाहिए, वैसे नहीं डालना चाहिए। अगर बच्चा एफर्ट्स कर रहा है तो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए उसको कि यार एक बार और एक बार और एक बार दे के देखते हैं, है ना। लेकिन बच्चे का भी ये परम करते हुए कि वह उनके विश्वास का मतलब गलत फायदा ना उठाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि आप उस एज में हैं कि आपके पेरेंट्स आप पे बेहिसाब ट्रस्ट कर रहे हैं, और आपको एक चांस और दे रहे हैं, आपको नहीं पता वो कैसे हाँ भर दे रहे हैं अगले चांस के लिए, और आप विश्वास तोड़ दे रहे हैं उनका। तो ये भी एक चीज समझिए, विश्वास तोड़ने का मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, विश्वास तोड़ने का मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन होना ना होना वो सेकेंडरी चीज है, वो आप मेहनत करें, वो बाद में अपने आप होना है। अगर आपकी शिद्दत, आपकी मेहनत में पूरी की पूरी सच्चाई है, वो हो ही जाना है। क्यों प्रवीण, अगर आप पूरी लगन से तैयारी कर रहे हैं तो वो हो जाना है। आप धोखा ना दें अपने पेरेंट्स को। ये एक बहुत अच्छी बात लगी मेरे को जो प्रवीण ने बोला कि परम कर्तव्य होता है। नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन पर हम लोग आते हैं। एक बहुत बहुत कॉमन सा टॉपिक है जो बच्चे पूछते हैं, और ये जरूरी है क्योंकि फिर मैंने बोला था कि हम टीनेजर्स हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी के अंदर, प्यार, लव, गर्लफ्रेंड, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस चीज में इन्वॉल्व है, और वो 2 दिन पढ़ाई कर रहा है, फिर अपने 2 दिन डिस्टर्ब कर दे रहा है कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे करके, कहीं लड़ ले रहे हैं, कुछ कर ले रहे हैं कि फोन कहाँ बिजी, ये कहाँ बिजी। ये बहुत कॉमन सी बात होती है जो इन चीजों में होते हैं। तो इसके लिए कोई मैसेज अगर देना हो कि डिस्ट्रैक्शन में ये फेज जो बच्चों की लाइफ में आ रहा हो, उसके लिए कैसे वो लोग। सर मेरे लिए तो ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कोई यदि इन चक्रों में पड़ता है तो मैं उसको ये कहूँगा कि अपने गोल से पहले और किसी चीज को प्राथमिकता देना, बहुत अपने आप से धोखा करना होगा। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता को याद करना चाहिए, उनसे ज्यादा सच्चा लोग कोई नहीं हो सकता है दुनिया में। बिल्कुल, यानी पहले अपने गोल्स को प्राथमिकता दें, फिर उस इंसान को प्राथमिकता दें। अगर वो मैटर करता है आपके लाइफ में, वो कंटिन्यूस, वो आपके लाइफ में मैटर करता है, वो आपकी लाइफ का कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी लाइफ में कोई भूमिका प्ले कर रहा है जिससे आप भी ग्रोथ कर रहे हैं। अगर वो आपको नीचे गिरा रहा है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। ठीक है, तो प्रवीण, कहीं ना कहीं कई बच्चों की प्रिपरेशन शुरू करते दिमाग में होता है कि सर किस बुक को फॉलो करें, ये सबसे बड़ी में चीज होती है। और मैंने पहले भी बोला था कि एक सर्टेन बुक्स तो है नहीं जिसको करने से आ जाएगा। आपको बुक्स के साथ साथ मॉक्स, तो रियल टाइम वाले मॉक्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जो आपने खुद बताया कि जिसका स्कोर आपने उनका एनहांस हुआ, आपका एनहांस हुआ। तो फिर भी हम एक बुक की बात कर लें मैथ्स के लिए, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से बुक्स सफिशिएंट हैं
जिनको करके आप पॉजिटिव फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे? यदि सर आपको डिफेंस या किसी भी चीज की तैयारी करनी होती है 11-12 से वैसे फोकस करना चाहिए। जो भी एनसीईआरटी वगैरह है उनको तो शुरुआत से ही अच्छे से बढ़िया करना चाहिए। 11-12 तक कम से कम एनसीईआरटी तो अपनी कवर हुई। और नेवी एयरफोर्स एनडीए के लिए तो लूसेंट, आरएस अग्रवाल, पाथफाइंडर ये बुक बेस्ट रहेंगी। मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए? फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी 11-12 एनसीईआरटी और लूसेंट की बुक मैंने तो वही की थी। वही की थी जी। और इन बुक के साथ जब आप पढ़ के टीचर्स के मॉक देने जाते थे तो वहाँ कुछ सीखने को नया मिलता था, इन बुक से कनेक्शन फील होता था, कैसा था मतलब वो एक्सपीरियंस? कई बार थोड़े क्वेश्चन होते हैं कि कोई बुक से अदर बुक से आ जाते हैं जो स्टूडेंट के पास तो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन टीचर के पास तो एक ही सब्जेक्ट होता है, उसके कई बुक होती हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उनसे नई नई चीजें कई बार सीखने को मिलती हैं। यानी बुक्स भी फॉलो करें, रियल टाइम मॉक फॉलो करें, ये मस्त चीज है ना? आपने वो 170 मॉक सीरीज वाली ज्वाइन करी थी मैथ की? सारे मॉक्स दिए थे ऑलमोस्ट, ठीक है। इंग्लिश के लिए बुक्स का क्या सजेशन देंगे? इंग्लिश के लिए मैंने तो कोई मतलब संजीव ठाकुर सर की बुक प्रैक्टिस के लिए मंगाई थी, कंसेप्ट के लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की है। कोई बुक फॉलो नहीं करी, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो को अब अंत में एंड करना चाहेंगे। बहुत बहुत प्यारा समय रहा प्रवीण के साथ। प्रवीण ने बहुत प्यार से वेलकम किया घर में और बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है घर पर, सारे फैमिली मेंबर बहुत खुश, प्रवीण बहुत खुश, और हमने सेलिब्रेट भी करा प्रवीण के साथ। तो इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। आप सब लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा प्रवीण से, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक प्रवीण कनेक्ट होगा। तो एक बार उन सब बच्चों को कुछ मैसेज की आप स्पेशल अपनी तरफ से देना चाहते हो कि अगर मान लो आपको कोई नहीं देख रहा, सिर्फ आप और ये सारी जनता है आपके सामने बैठी है, ना कोई टीचर, ना कोई मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, कोई टीचर नहीं, कोई आपके ऊपर नहीं, कोई कुछ नहीं, तो एक दिल से मैसेज जो आप अपनी ऑडियंस को, अपने बच्चों को जो आपके बाद आने वाले हैं, आपको बेलगांव ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ देना चाहते हो जो इनके लिए सच में इंस्पायरिंग हो, जहां से आपने कभी ना कभी लाइफ की, सबकी लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है कि उसके बाद उनकी लाइफ ट्विस्ट हो जाती है। तो क्या मैसेज आप इन बच्चों को देना चाहोगे कि यार कैसे तैयारी करें, कभी समस्या है तो क्या करें? कोई एक मैसेज आपको जो इनको देना है इन बच्चों को? मैं तो यही कहना चाहूंगा किसी भी टारगेट को ज्वाइन करने के लिए ओनली टीचर्स एनफ नहीं होंगे, उसके लिए अपने आप को खुद से एफर्ट लगाने होंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने होगा। अपन सोचें कि ओनली टीचर पढ़ाते रहे और पढ़ते रहे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस, उसके साथ अपने को रिवाइज, बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, मैं पहले से भी बोलता हूं कि एक बच्चे का सिलेक्शन उसके सेल्फ स्टडी, उसके खुद के साथ जो बिताया गया समय होता है उससे सिलेक्शन होता है। आजकल YouTube पर भी ट्रेंड आ गया है कि बच्चा 9-9, 10-10 घंटे अपने YouTube पर ही खर्च कर दे रहा है, तो वो कब सेल्फ स्टडी करेगा? और आप क्या कैपेबल हो, अपने आप से पूछो 15 घंटे दिन के पढ़ने में और एफिशिएंट पढ़ने में। इसलिए एक अच्छे टीचर की जरूरत हर एक विद्यार्थी को होती है, एक अच्छे टाइम स्लॉट की जरूरत जिसमें उस टीचर का दिया हुआ वो प्रैक्टिस कर सके, हर एक बच्चे को जरूरत होती है। इसलिए ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं सिलेक्शन के लिए। तो आप डेडिकेटेड होकर जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं, जो आपके दिल में अच्छा है, जिसके लिए रिस्पेक्ट है, जिसके लिए आप चाहते हैं कि यार ये मेरा टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, आप उसको फॉलो करें पूरी शिद्दत के साथ। ये वीडियो का पर्पस किसी कोचिंग के बारे में कुछ बताना नहीं है, ना आप कोई टैग देखेंगे कभी भी इसके ऊपर कि मैं किसी अपनी कोचिंग को प्रमोट कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। हमारे पास भर के ऑफलाइन में बच्चे पहले भी आते थे, आज भी आते हैं, वो कमिटमेंट है हमारी जो शुरू से बच्चों ने देखी, आप लोगों के प्यार ने जो दिखाया है। इस वीडियो का पर्पस ये है कि हर एक बच्चा जो जिंदगी में कभी हार मानना चाह रहा हो या चाह रहा हो कि यार मेरे बस की नहीं है, वो इस वीडियो से, प्रवीण से सीखे कि जिंदगी इज ऑल अबाउट उठो, खड़े हो जाओ, लड़ो, एक ना एक दिन समय आएगा और पंखों में उड़ान भरने का समय आएगा और उड़ान भरेंगे और जल्दी से जल्दी सारा आसमान अपना करेंगे। तो प्रवीण, एट द एंड ऑफ द वीडियो इस पूरी जीत का क्रेडिट किसको देना चाहोगे अपनी पूरी इस लाइफ में जो आपने आज हासिल किया? मैं तो कह रहा हूँ ये सिर्फ एक छोटी सी चीज रही जिंदगी में, आगे आपको बहुत कुछ हासिल करना है। मैंने पहले भी बोला था, यू आर बोर्न टू मेक हिस्ट्री, आगे बहुत जाना है, बहुत कुछ अच्छा करके दिखाना है, कभी भी रुकना मत जिंदगी में। जैसे कल तक सीखते आए थे, सीखते जाना। मेरी तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि सीखने से जब तक हार मान लोगे उस दिन आपके अंदर का एक स्टूडेंट खत्म हो जाएगा, और प्लीज उसको खत्म मत होने देना, क्योंकि जितने भी लोग आगे पॉपुलर हुए हैं, जितने भी लोग आज और लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वो लोग सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे। और जो मेरे को इसकी सबसे अच्छी बात लगी, इसने वीडियो में 2-3 बार मेंशन किया कि कंफर्ट जोन छोड़िए। ये ही छोड़ना आप लोगों को नहीं आता। आपकी शिकायतें इतनी हैं, आपकी फरमाइशें इतनी हैं, और आप करने के नाम पर आते हैं तो कुछ भी नहीं करके दिखाते। तो भैया इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है, जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है, उन्होंने सबने अपना ऐसा कमिटमेंट दिखाया है कि आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये बंदा कैसे कर सकता है। तो फिर वही बात, कंफर्ट जोन छोड़ना बहुत जरूरी है। और इस पूरी जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे प्रवीण?
मैं मेरे नाना नानी, माता पिता, ताऊ ताई, व मामा मामी, व चाचा चाची सभी को, व मेरे गुरुजनों को देना चाहता हूँ मेरी सफलता का श्रेय। उन्होंने मेरे जीवन में बहुत ही फायदेमंद रहे हैं और बहुत ही कुछ सीखने को मिला है उनसे मुझे, जो कि आगे मेरे भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बहुत बहुत अच्छा। और मैं जनरली स्टूडेंट से बहुत दूर रहता हूँ, ठीक है, और बट आज प्रवीण के साथ इतने से समय के अंदर हम दोनों एक दूसरे को इतना पास महसूस कर पा रहे हैं, हम उस चीज को फील कर पा रहे हैं कि स्टूडेंट और एक टीचर का जो रिलेशन होता है, गुरु शिष्य का जो संबंध होता है, कोच और एक प्लेयर का जो संबंध होता है, तो ये इतिहास इस तरीके से दोहराता रहे, आगे फिर और प्रवीण आए जो एक हिस्ट्री बनाए, आगे बहुत कुछ अच्छा होता रहे। फिर आप सभी लोग जब भी कभी भी डिमोटिवेटेड हो, इस वीडियो को देखें, सीखें, समझें कि भैया जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी भी हार मत मानिएगा। जिंदगी इज ऑल अबाउट उठो, खड़े हो जाओ और लड़ो। तो सभी के सभी को राम राम, नमस्कार। आगे आने वाले जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, सीखिए, लड़िए और नए लैंडमार्क साबित करिए। प्रवीण खुद चाहते हैं कि उनका भी कोई रिकॉर्ड तोड़े और आगे आने वाले बच्चे एक नए एग्जाम्पल सेट करें। तो इस भीड़ में कहीं ना कहीं अपने सपनों को कुछ बच्चे जो तोड़ देते हैं या कहीं ना कहीं वो टूट जाते हैं कुछ जिम्मेदारियों से, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यही मौका है कुछ जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का और कुछ कर जाने का। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा दिन जो मैं याद रखूंगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, मैं दोनों तरफ से अपने आप में, अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ सीखता हूँ। और आज मैं यहाँ पर भी इस लड़के से भी बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ, जो इसने मुझे यहाँ से सिखाया है कि डेडिकेशन मैटर करती है। और मैं उसी डेडिकेशन के साथ आप सब लोगों के लिए आगे भी काम करता रहूंगा, आगे भी क्लासेस देता रहूंगा और जितने बदलाव मैं भारत के अंदर ला सकता हूँ, जितने पॉजिटिव चेंजेस मैं ला सकता हूँ, मैं ला के आता रहूंगा। तो थैंक यू प्रवीण अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और ऑल द बेस्ट 10 तारीख के लिए। वहां जाओ बेलगांव में, खूब अल्लाह करो, खूब दाकोच का नाम करो, खूब शौहरत कमाओ, खूब अल्लाह करो और खूब नाम कमाओ। और सारे टीचर्स जो आपके साथ रहे उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो स्टूडेंट बनता है वो सभी के प्यार से बनता है। तो ऐसी कोई टकरार नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सबने पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ प्रवीण के साथ काम किया और प्रवीण ने ये कारनामा कर दिखाया। तो आप सभी लोग भी पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करें और अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, खूब नाम कमाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।